के। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे लोगों के पैसे जमा करके और एक बड़ा फंड बन जाता है, और उस बड़े फंड होने की वजह से उसको एक्सेस मिल जाती है उन सारी इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज पे जो कि एक आम आदमी को अवेलेबल नहीं है। सानी, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम जैसे सानी ने बताया यासिर कादरी, मैं यूबीएल फंड्स के लिए काम करता हूँ। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, मैं बीच में थोड़ा सा ये भूल गया था कि मेरे हम्बल ओपिनियन में देयर इज नो सच थिंग एज रिस्क फ्री। कोई ऐसी चीज नहीं होती जो टोटली रिस्क फ्री हो। हर एक चीज में कुछ ना कुछ रिस्क कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से मौजूद है। और जिस चीज को आमतौर पे हम रिस्क फ्री समझते, मेरी नजर में वो असल में सबसे ज्यादा रिस्की होती है। कि आज से 10 साल पहले एवरेज प्राइसेस ऑफ मसलन टमाटर की क्या प्राइस थी, आजकल तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप आमतौर पे भी देखें तो जो 10 साल पहले थी, अब शायद उससे जो जब नॉर्मल भी होती है तो 3-4 गुना बढ़ी हुई होती है। तो एवरेज जो फूड बास्केट है हमारा, वो 2-3 गुना एक्सपेंसिव हो गया है। अब अगर आप ये सोचे कि वो 2 to 3 टाइम्स अगर आपने सेव किया होता फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप शायद उतना खाना भी आज नहीं खरीद सकते थे जितना आपने उस वक्त फोरगो किया है सेव करके, क्योंकि आपकी वैल्यू असल में लूज हुई होती है। आई होप कि मैं अपना पॉइंट यहाँ पे किसी हद तक क्लियर कर पा रहा हूँ। सो इस वजह से ये जरूरी है कि एक कैलकुलेटेड और एक मिटिगेटेड रिस्क लिया जाए। द रीजन दैट वी हैव these mutual funds or whoever invented these mutual funds is actually to provide access to all kinds of investors into these markets. So what they do is they provide you specialization, they provide you expertise, they provide you the convenience of denomination. You can come in with any types of amounts. They provide you reporting, they provide you transparency, they provide you mitigation of risk. तो वो बने ही इसीलिए कि हर किस्म का इन्वेस्टर जो है वो ये रास्ता इख्तियार करके और मुख्तलिफ किस्म की एसेट क्लासेस में एक्सेस कर सके। और कोई मकसद नहीं है म्यूचुअल फंड्स का। दैट इज द ओनली रीजन दैट दे आर देयर। जो चंद चीजें इन्वेस्टमेंट से पहले देखिए, अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नहीं है या अगर इन्वेस्टमेंट हमारा काम नहीं है, तो हम असल में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, मेरी नजर में वो पैसे कमाने के लिए नहीं करते, वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, जो मुस्तकबिल में हमें लगता है कि आने वाले, कोई मुस्तकबिल करीब में और कुछ थोड़े से दूर। सो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज प्लान फॉर आवर फ्यूचर। And the things or the variables involved or the things that we need to look at are the resources that we have. And there are two kinds of resources that we have, in my opinion. We have, if we do funds, money, and we have time. And trust me, they are both equally important. The general perception is that the most important thing with investment is money. And the more you put in, the higher you can make, or the more you can make. But that is not entirely or totally true. Time is probably as important as money. So if you start investing early and if you keep compounding it with regular contributions, the results are actually astounding. There are various calculators lying on various websites of different asset management companies. You can actually go and check this out there. So really the first important point I want to make is that when we attend a presentation or an event like this one that we're having here, the first thing that comes to one's mind is that this is not cut out for me, it's not meant for me, I don't have surplus funds, I don't have that kind of money, this is a game for big boys, etc., etc. Trust me, if you have time on your side, that's as good as having lots of money. So I'm talking to the younger lot especially.
start investing early and you will see the results. So I did a little simulation. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो शायद कोई 15% का रहा होगा ओवर द लास्ट मेनी इयर्स. तो अगर वही रिटर्न आगे कंटिन्यू हो और 1000 रुपए आप डालते रहे और उसको 10% से इंक्रीज करते रहे हर साल और 1000 रुपए महाना डालते रहे, तो आप 20 साल में कोई 26-27 लाख रुपए पे एंड अप करेंगे. तो काफी रिमार्केबल नंबर्स है. तो जैसे मैंने कहा कि जो पहली चीज जो देखने वाली है वो ये है कि रिसोर्सेज क्या क्या है. फिर दूसरी चीज जो अहम है देखने के लिए वो ये कि लिमिटेशंस क्या क्या है. और लिमिटेशंस भी ये कि वक्त की लिमिटेशन है, फंड्स की एक्सक्यूज मी लिमिटेशन है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी लिमिटेशंस देखने के बाद, क्या किन किन मार्केट्स में आपको एक्सेस है. जैसे आपको पता है कि मार्केट्स आपके लिए फिक्स्ड इनकम मार्केट्स हैं जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड या फिक्स्ड प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो शरिया कंप्लायंट वेरिएंट है उसका आप उसमें कर सकते हैं. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप कमोडिटीज में कर सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स में कर सकते हैं. और फिर इन एसेट क्लासेस की मुख्तलिफ तरीके हैं इनमें इन्वेस्ट करने के. लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ रुकावट है. कहीं आपको महारत चाहिए, तो कहीं वक्त चाहिए, तो कहीं पैसे बहुत सारे चाहिए. रियल एस्टेट जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास छोटे सम्स हैं तो रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना मुश्किल है आपके लिए. उसकी कोई प्रॉक्सी अभी इतनी अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है हमारे पास. गोल्ड है तो वो बहुत वॉलेटाइल है और उसको क्वांटिटीज में एक्सेस करना मुश्किल है, रिस्की है पाकिस्तान में. तो इस तरह के हर एक जो एसेट क्लास है वो उसके वहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, तो कुछ रुकावट भी रास्ते में हाइल होती है. म्यूचुअल फंड्स का जो बुनियादी काम है वो यही है. म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे लोगों के पैसे जमा करके और एक बड़ा फंड बन जाता है, और उस बड़े फंड होने की वजह से उसको एक्सेस मिल जाती है उन सारी इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज पे जो कि एक आम आदमी को अवेलेबल नहीं है. ठीक है, म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ. कि होता ये है कि म्यूचुअल फंड जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों से पैसे जमा करता है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ने हमारा रेगुलेटर नामजद किया है, उनके पास जाते हैं और उनसे इजाजत लेते हैं कि जी हम ये फंड रन करना चाहते हैं और पब्लिक को ऑफर करना चाहते हैं. कि वो हमसे पूछते हैं कि ये किस तरीके का फंड होगा, तो हम डूज एंड डोंट्स वो फंड के वो उनको बताते हैं. एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं वो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं. उसमें लिखा होता है कि क्या ये फंड करेगा और क्या नहीं करेगा. SECP ने अपने कानून में कुछ कैटेगरीज बता दी है कि अगर आप अपने फंड को स्टॉक फंड कहते हैं तो उसको क्या करना है, अगर आप अपने फंड को इनकम फंड कहते हैं तो क्या करना है, अगर आप अपने फंड को मनी मार्केट कहते हैं. तो जो लोगों की रिस्क एपेटाइट है, मुख्तलिफ लोगों की रिस्क एपेटाइट, वो पूरा स्पेक्ट्रम आपको अवेलेबल हो जाता है एक किसी भी तकरीबन म्यूचुअल फंड कंपनी में. यानी फ्रॉम द अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो आप सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेजरी में रिस्क लेना चाहें टू वेरी हाई रिस्क सपोजिटली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ये भी मैं बता दूं, मैं बीच में थोड़ा सा ये भूल गया था कि मेरे हम्बल ओपिनियन में देयर इज नो सच थिंग एज रिस्क फ्री. कोई ऐसी चीज नहीं होती जो टोटली रिस्क फ्री हो. हर एक चीज में कुछ ना कुछ रिस्क कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से मौजूद है. और जिस चीज को आमतौर पे हम रिस्क फ्री समझते हैं, मेरी नजर में वो असल में सबसे ज्यादा रिस्की होती है. मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं कि आप समझे कि आज किसी फिक्स्ड इनकम नौयत की चीज में इन्वेस्ट कर दें और लॉक कर दें अपने पैसों को वहां, तो आज आपको 6-7% पे कोई मिल जाएंगी चीजें जो आपको 2 साल 3 साल ये सेविंग सर्टिफिकेट या कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह. लेकिन आप इन्फ्लेशन का हाल देख रहे हैं, तो अगर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से पीछे रह जाएगा तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं, आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप
कि परचेसिंग पावर जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद जितने भी साल आप प्लान कर रहे हैं वो दर हकीकत कम हो जाए एक्चुअली. सो यू एक्चुअली लूज ऑन योर परचेसिंग पावर. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेविंग अगर आपको ये करना है. तो लिहाजा अगर वो परचेसिंग पावर रिटेन करनी है तो रिस्क तो लेना है इसमें. ये तल्ख हकीकत है, बट दैट्स हाउ इट इज. वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ना मैं ना आप. वो रिस्क लेना तो जरूरी है. ये जैसे बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी जिंदगी है. अगर अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने मिटिगेटेड कैलकुलेटेड रिस्क्स तो हर वक्त लेने पड़ते हैं, वरना मुश्किलात हो जाती है. बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच से जब हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें गोल्स आमतौर पे ये पक्का हो जाता है कि आपका गोल मिस आउट हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो रिस्क तो आपको लेना है. अब ये जरूर है कि अगर वो रिस्क लेने के लिए आपका गोल ऐसा है कि आपके पास कुछ वक्त है, जैसे मैंने पहले कहा कि इफ यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, इफ यू स्टार्टेड आउट अर्लियर, तो आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है बहुत, या बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास वक्त है. मार्केट्स अपने जो भी ट्रेंड्स है, जो वॉलेटिलिटी है, वो करके और वापस अपनी जगह पे और दोबारा फिर ऊपर जा सकती है. तो बहुत वक्त जो है वो बहुत सारी रिस्क को वैसे ही मिटिगेट कर देता है. थोड़े पैसे डालते रहेंगे तो कभी मार्केट्स थोड़ी ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी, कभी साइडवेज होंगी. आप ओवर द लॉन्ग रन आपका डिवर्सिफाई हो जाएगा जो प्राइस वॉलेटिलिटी का रिस्क है. तो ये बहुत अहम बात है कि वक्त को अपने लिए मेक इट वर्क फॉर यू, और रेगुलर कंट्रीब्यूशन से ये अपने रिस्क को डिवर्सिफाई करें. जो आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स हैं कि 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, 10 साल बाद घर बनाने के लिए कोई डाउन पेमेंट देनी है, आगे रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए कोई सेविंग्स करनी है, तो उसमें अगर आज आपके पास वक्त है तो उसको इस्तेमाल कीजिए. प्लीज उन लोगों से पूछिए जिनके पास नहीं है, तो वो आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलात होती है. तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पैसे जरूरी है. पैसे थोड़े कम भी हो, अगर वक्त हो तो वो आप यू कैन मेक अप फॉर दैट. फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में आपको पूरा स्पेक्ट्रम है. फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी जो बिल्कुल बहुत ही कम रिस्क की है शॉर्ट टर्म में, और फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है. आगे जाके आई एम श्योर एक आध फंड अभी है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है. म्यूचुअल फंड नहीं है, उसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं. एक आध फंड है शायद जो कमोडिटीज में भी करता है, लेकिन अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है ये चीजें. लेकिन आई एम श्योर आगे जैसे जिस तेजी से हमारी कैपिटल मार्केट्स डेवलप हो रही है, तो आगे जाके आपको मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल मेरा ख्याल है कि हो जाएंगी, कुछ होती जा रही है. ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, तो लिहाजा गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म की इंसेंटिव्स देती है, और गवर्नमेंट चाहती है कि, और दुनिया भर में ऐसा होता भी है कि जो पब्लिक के पैसे हैं, जो आम लोगों के पैसे हैं, सेवर्स के पैसे हैं, पेंशनर्स के पैसे, वो कलेक्ट होके जाते हैं कैपिटल मार्केट्स में, और सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं कैपिटल मार्केट्स में, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हवाले से जाएं या इंश्योरेंस के हवाले से जाएं. तो वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के वाया होते हुए कैपिटल मार्केट्स में एंड अप करते हैं, और वो एक बड़ी साइजेबल कलेक्टिवली पोर्शन होता है ऑफ द स्टॉक मार्केट. सो hence governments try and attract those funds into capital markets and they provide you tax credits. So जो हम में से tax payers है उनको tax rebates available है, not only in mutual funds but जैसे वो voluntary pension schemes होती है, बड़ी अच्छी चीज है पेंशन सेविंग्स के लिए, और वो बहुत देखना चाहिए सब लोगों को. मुस्तकबिल में कभी शायद एक डेडिकेटेड सेमिनार हम उसके ऊपर शायद कर सकते हैं जिसमें सिर्फ उसी की बात ज्यादा तफसील से करें. बहुत सब्सटैंशियल उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी है, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है. तो वहां पे लाइक आई सेड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को वो गवर्नमेंट इनकरेज कर रही होती है, वो आपके लिए जरूरी है. ये इस हवाले से भी जरूरी है
कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल जो आसानी से हमारी समझ आ जाए, हम में से जिनको याद हो कि आज से 10 साल पहले एवरेज प्राइसेस ऑफ मसलन टमाटर की क्या प्राइस थी। आजकल तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप आमतौर पर भी देखें तो जो 10 साल पहले थी, अब शायद उससे जो जब नॉर्मल भी होती है तो 3-4 गुना बढ़ी हुई होती है। तो एवरेज जो फूड बास्केट है हमारा, वो 2-3 गुना एक्सपेंसिव हो गया है। अब अगर आप ये सोचें कि वो 2 to 3 टाइम्स अगर आपने सेव किया होता फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप शायद उतना खाना भी आज नहीं खरीद सकते थे जितना आपने उस वक्त फोरगो किया है सेव करके, क्योंकि आपकी वैल्यू असल में लूज हुई होती है। आई होप कि मैं अपना पॉइंट यहाँ पे किसी हद तक क्लियर कर पा रहा हूँ। सो इस वजह से ये जरूरी है कि एक कैलकुलेटेड और एक मिटिगेटेड रिस्क लिया जाए। ये फंड मैनेजमेंट कंपनीज जो है ये आपको एवेन्यू प्रोवाइड करती है, क्योंकि तजुर्बाकार फंड मैनेजर्स होते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारी कंपनीज में, और बड़ा तवील उनका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। मुझसे सानी ने ये कहा था कि थोड़ा सा इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल साइड है उसके ऊपर भी कुछ कमेंट कर लेते। बहुत आसान है, और म्यूचुअल फंड तो एक्चुअली बहुत ही आसान है। माइन कह रही थी कि बिल्कुल बैंक अकाउंट से सिमिलर है, बिल्कुल ठीक कह रही थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर्स को डोर स्टेप सर्विसेज भी देती है। तो आप इनके कॉल सेंटर पे फोन करेंगे तो कोई ना कोई आपके डोर स्टेप पे, दफ्तर पे, घर पे, जहां भी आप चाहेंगे, सारी जरूरी चीजें लेके आ जाएंगे। आप फॉर्म्स भर सकते हैं, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो वहीं पे पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद एक आध दिन में वो आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपसे वो या चेक ले जाएंगे या पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त जो ऑन बोर्डिंग वाला मरहला है वो इस वक्त आज की तारीख में जो है वो फिजिकल है, लेकिन जैसे माहिन ने पहले भी बताया कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी डिजिटाइज हो जाएगा, और फिर हमें फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी अकाउंट खोलने के लिए भी। तो ये पूरी चेन जो है वो शुरू से आखिर तक वो पूरी चेन डिजिटाइज हो जाएगी, और फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल भी कम्बरसम नहीं। लेकिन आज भी वंस आप अकाउंट खोल लें तो उसके बाद की जितनी एक्टिविटी है वो पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। अकाउंट खोलते वक्त जरूर एक फॉर्म है जिसमें कोई 20-22 फील्ड्स होती है, तो आपको अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ती है। आज के कवानीन के हिसाब से वो नो योर कस्टमर वगैरह की रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें फिल करनी पड़ती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो साथ उसके अटैच करने पड़ते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, अपने CNIC की कॉपी है वगैरह। और वो सब चीजें लेके जब वो एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल हो जाती है तो वो प्रोसेस में डाल देती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जैसे ही आपके पैसे रियलाइज हो जाते हैं, चेक की सूरत में हो या वो ऑनलाइन ट्रांसफर की सूरत में हो, तो वो आपकी यूनिट से इशू हो जाते हैं और स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। ऑनलाइन भी आपको वो स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती है। फिर आपको एक फंड से दूसरे में कन्वर्ट करना है, रिडीम करना है, नए पैसे डालने, वो सब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन हो जाता है। कॉल सेंटर्स बट बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव, बहुत एफिशिएंट कॉल सेंटर्स है तकरीबन सारी लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के। वो आपको गाइड कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। बहुत ही आसान और बहुत सहूलत से पूरा काम हो जाता है। इसमें आपको कोई, मेरा ख्याल, किसी मौके पे भी कोई रुकावट या कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं वो भी अर्ज कर रहा था कि म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर से भी कुछ फेमिलियराइज लोगों को करें। तो जैसे मैं कह रहा था कि SECP जो है वो अप्रूवल देती है जिस टाइप का भी आप फंड करना चाहते, और फिर वो फंड के लिए आप एक ट्रस्टी नॉमिनेट होता है और SECP से आप अप्रूवल लेते हैं कि जी ये वो ट्रस्ट है। वो ट्रस्टी के क्या रोल्स होंगे वो कानून में भी डिफाइंड है, और फिर एक ट्रस्ट डीड भी है जो साइन हो जाती है बिटवीन द फंड मैनेजर एंड द ट्रस्टी। वो भी इन्वेस्टर्स को अवेलेबल होती है ताकि उनको पता रहे कि उनके इंटरेस्ट में ट्रस्टी उनका इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी उनका इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसमें क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में अभी जो हमें जिस तरह से इजाजत है उसमें सारा एसेट बेस्ड काम है। जितने पैसे हम रेज करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर्स जितने पैसे हमें देते हैं,
उतने ही पैसे हम जाके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उधार लेके नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते आगे की कोई कमिटमेंट करके। तो वो टोटल एसेट बेस्ड काम है। तो एक तो वही उस रिस्क को किसी हद तक मिनिमाइज कर देता है, और फिर वो थर्ड पार्टी के हाथ में है, तो उसका जो क्रेडिट साइड है, जो वो रिस्क है कि कोई आपके पैसों के साथ लापरवाही कर सकता है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारे एसेट्स एक थर्ड पार्टी की कस्टडी में रहते हैं। यानी हम चाहे वो कैश हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, जो कुछ भी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, and most of these investment advisors are IFMT qualified. So वो आपके घर पे, दफ्तर पे, आपकी लोकेशन पे आके and ask them, feel free to ask them questions. I mean, जितने पूछे उतने कम है. And most of them are equipped to respond to this question. These questions. You tell them what your goals are. You tell them how much time you have. जो earlier हमने बातें की, वो सब बातें अगर आप उनको बताएं, तो वो आपको, देखिए ये स्ट्रेट जैकेट नहीं है, ऐसे नहीं हो सकेगा कि आप किसी से पूछे यार आजकल बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। Right, of course. तो अगर इस तरह का सवाल होगा तो इसी किस्म का शायद कोई जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी ये पैसे में डाल रहा हूँ, मेरे पास अभी 5-7 साल अवेलेबल है, मेरा ये मकसद है, इस किस्म के मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो आई एम श्योर वो मुनासिब जवाब आपको दे सकेगा और आपको सजेस्ट कर सकेगा कि आपको किस तरह से ये करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट में जिसपे आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ इज दैट देयर इज वंस अगेन नो सच थिंग एज रिस्क फ्री। इन मोस्ट केसेस जब आप रिस्क, आपके पास कुछ टाइम की लग्जरी होती है और आप रिस्क नहीं ले रहे होते, तो आप एक्चुअली इंश्योर कर रहे होते हैं कि आप नुकसान करें। तो रिस्क तो ये होता है ना कि आपको खदशा या खतरा होता है कि नुकसान हो जाएगा, मगर इन एफर्ट और वो जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं रिस्क ना लेने की, उसमें एक्चुअली आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि हो जाए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कोई भी एक चीज जो आज आप खरीद सकते हैं, आज आप वो पैसे सेव कर ले और 5 साल बाद जो भी वो पैसों का रिटर्न हो उसमें उस चीज को ना खरीद सके, तो आपने एक्चुअली इंश्योर कर लिया कि आपका जो परचेसिंग पावर है वो नुकसान हो जाए।